धुंधार 5 सिक्के इस गुलाम बनाने वाले ताजिर को दे दो। ये गुलाम मेरा है अर्तुल साहब, मैंने इसे खरीद लिया है, तो फिर इसे मुझे बेच दो। इस गुलाम के कितने लोगे? शिकार फांस गया है जनाब सिमन। वो उसी रूप में था जिसमें आपने बताया था, मैंने उसे नीचे रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस किस्त के आगाज़ में जावेदार कबीले के लोगों ने एक आदमी को पकड़ा हुआ था। कबीले के सरदार की बेटी असलहान उससे तफ्तीश कर रही थी और उससे पूछती है, बताओ तुमने कैसे हमारी चीज़ों को तबाह किया। लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद भी वो आदमी नहीं बताता। इसके बाद कबीले का सरदार, जिसका नाम जानदार था, वो उसे पकड़ लेता है और उसका एक कान काट डालता है। जिसके बाद वो आदमी बोल पड़ता है और कहता है, ये सब ओराल साहब का मंसूबा था, मैं बेगुनाह हूँ। ये सुनकर वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि ओराल उस बूढ़े सरदार का बेटा था। फिर वो सरदार अपने सिपाही को कहता है, तुम फौरन जाकर ओराल को बुला कर लाओ। वो सिपाही बाहर निकल जाता है। सरदार जानदार कहता है, इस बात के बारे में किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। इतने में वो आदमी एक खंजर से हमला कर देता है, लेकिन असलहान उसका हमला नाकाम बनाकर उसकी गर्दन पर खंजर फेर देती है। इस तरह वो आदमी मार जाता है और सरदार गुस्से में ओराल का नाम पुकारता है। दूसरी तरफ सिमन के मेहमान खाने में एक बावर्ची कहता है, ओराल साहब का खाना तैयार है, कौन लेकर जाएगा? सिमन की बहन मारिया कहती है, मुझे दे दो, मैं खुद लेकर जाऊंगी। फिर वो खाना लेकर अंदर की तरफ जाती है तो एक आदमी उसे कहता है, मारिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बराए मेहरबानी हाँ कर दो। ये सुनकर मारिया गुस्से में आ जाती है और उसे लातें मारकर गिरा देती है और कहती है, जाओ जाकर किसी और को बेवकूफ़ बनाओ। फिर वो खाना लेकर ओराल के पास पहुंचती है और कहती है, ये मैंने अपने हाथों से तैयार किया है। सिमन कहता है, शुक्रिया अदा करो ओराल साहब, मारिया हर किसी की खिदमत नहीं करती। फिर ओराल कहता है, बहुत शुक्रिया आपका खाना लाने के लिए। मारिया के जाने के बाद ओराल कहता है, आप जानते हैं सिमन साहब, इन ज़मीनों पर ताकत ही हर चीज़ है और सोना इसको नाफिज कराता है, लेकिन ये 2 काफिलों का सोना कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बड़े लोगों से मुकाबला करना चाहता हूँ। सिमन कहता है, क्या तुमने ये बात अपने बाबा को भी बताई है? ओराल कहता है, मेरे बाबा को इसमें शामिल मत करो। सिमन कहता है, जो बात तुम अपने बाबा को बता नहीं सकते उस पर अमल कैसे करोगे? ओराल कहता है, बहुत जल्द तुम देख लोगे। इतने में एक सिपाही वहाँ आता है और कहता है, ओराल साहब, जानदार साहब एक दुकान पर आपका इंतजार कर रहे हैं और टोकटामिश भी उनके साथ है। सिपाही के जाने के बाद सिमन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था कि टोकटामिश एक मुसीबत है। ओराल कहता है, अगर ऐसा है तो वो मेरे हाथों से मरेगा। सिमन कहता है, मोहतात रहना, कहीं तुम अपने बाबा के हाथों ही ना मारे जाओ। ओराल कहता है, मैंने मौत के फरिश्ते के साथ एक मायदा किया है, वो तब तक मेरे सामने नहीं आएगा जब तक मैं अपना इंतकाम ना ले लूं। मेरे गांव को मौत का मजा चखने दो। ये कहकर वो बाहर निकल जाता है। उसके जाने के बाद मारिया अंदर आती है। सिमन कहता है, वक्त आ गया है मारिया, तुम जाकर काली बेवा वाला मीठा शरबत तैयार करो। ये सुनकर मारिया मुस्कुराती है और बाहर निकल जाती है। फिर सिमन का खास आदमी वहाँ पहुँचता है और कहता है, शिकार फांस गया है जनाब सिमन। वो उसी रूप में था जिसमें आपने बताया था, मैंने उसे नीचे रखा है। दूसरी तरफ ओराल उस दुकान में पहुंचता है जहां उसका वालिद मौजूद था और वो टोकटामिश को मुर्दा हालत में देखकर चौंक जाता है। उसका वालिद कहता है, शुक्र है तुम्हारी वालिदा जवानी में ही फौत हो गई थी और ये दिन ना देख सकी। क्या मेरा सोना कम बढ़ गया था जो तुमने गांव वालों के हक पर डाका डाला? ओराल कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया बाबा, ये सब झूठ और बहतान है। आपको मुझसे ज्यादा इस टोकटामिश पर एतबार है। सरदार जानदार कहता है, तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हैं कि एक दरिया से भी धोए नहीं जा सकते। मुझे टोकटामिश ने सब कुछ बता दिया है। फिर सरदार उस पर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ओराल उसका बाजू पकड़ लेता है और कहता है, मेरे बारे में सब झूठ फैलाए जा रहे हैं, आप चाहें तो मेरा खून भी ले सकते हैं। फिर वो एक खंजर निकाल कर अपनी टांग पर मारता है और फिर खंजर देते हुए कहता है, ये लें, बाकी काम आपका है बाबा। दूसरी तरफ सिमन की बहन मारिया एक जहर तैयार करने में लग जाती है, क्योंकि सिमन ने उससे ऐसा करने को कहा था। अर्तुल और उसके साथी बाजार में मौजूद थे। उन्होंने काफी सारी खालें घोड़ों पर लादी हुई थी, लेकिन उन्हें कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था। वो चलते चलते एक जगह पहुंचते हैं जहां असलहान खड़ी थी।
ارطغرل سے پوچھتا ہے کیا جاندار صاحب یہی ہیں؟ اتنے میں اندر سے اسلحان کا بھائی اورال لنگڑاتے ہوئے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کیا کاروبار اچھا نہیں جا رہا ارطغرل صاحب؟ ارطغرل کہتا ہے اور آپ شاید کوئی لڑائی کر کے آئے ہیں اورال صاحب، مجھے تو آپ نے یہاں لڑنے سے منع کیا تھا اور محتاط نہ رہنے کی وجہ سے آپ زخمی بھی ہو گئے ہیں۔ اورال آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا اور مسکرا کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور بامسی سے پوچھتا ہے یہ کس چیز کی کھالیں ہیں؟ بامسی کہتا ہے بھائی ہر چیز کی کھالیں ہیں ہمارے پاس، ریچھ، بیل، سانپ، بھیڑیا، خرگوش اور بہت ساری چیزوں کی کھالیں ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے میں ایک کھال کے بدلے میں ایک سونے کا سکہ دوں گا۔ یہ سن کر اسلحان بول پڑتی ہے اور اس آدمی سے کہتی ہے کیا تم کبھی شکار پہ گئے ہو؟ وہ آدمی کہتا ہے نہیں۔ اسلحان کہتی ہے اسی لیے تم ان کھالوں کی اتنی کم قیمت لگا رہے ہو، شکاری بہت خطروں سے ان چیزوں کا شکار کرتے ہیں۔ وہ آدمی کہتا ہے خیر ہے اسلحان میڈم، کیا آپ ان کی شراکت دار ہیں؟ اسلحان کہتی ہے نہیں، میں تاجر کے کام کی عزت کرتی ہوں، کم قیمت لگانے سے ان کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ آدمی کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے پھر آپ مجھے بتائیں کہ ان کی قیمت کیا ہے؟ اسلحان کہتی ہے ایک کھال کے بدلے میں 4 سونے کے سکے۔ آدمی کہتا ہے بالکل نہیں، کیا آپ مجھے دیوالیہ کرنا چاہتی ہیں؟ اسلحان کہتی ہے میں جانتی ہوں تم ان کھالوں پر مزید ایک سکہ لگا کر سدھارو گے اور پھر 10 سکوں کے بدلے میں بیچو گے۔ وہ آدمی کہتا ہے میری مجبوری ہے کہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے ورنہ میں کبھی نہ لیتا۔ ٹھیک ہے کھالیں اتارو۔ بامسی کھالیں اتارنے لگتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اسلحان خاتون، کاش ہم پہلے آپ سے مل جاتے تو ہمارا اتنا وقت ضائع نہ ہوتا۔ اسلحان آگے سے مسکراتی ہے۔ پھر وہ آدمی سونے کے سکے دیتا ہے جن کو بامسی چیک کرتا ہے۔ پھر وہ اس کا شکریہ ادا کر کے ایک طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ ارطغرل اسلحان خاتون کے ساتھ دوسری طرف چہل قدمی کرنے لگتا ہے۔ اسلحان کہتی ہے ان تاجروں کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اور آپ جانتی ہیں کہ کیسے ان کو توڑ کر نیچے لانا ہے۔ اسلحان کہتی ہے شکریہ، میں نے سنا ہے کہ کائی قبیلے کی عورتیں کافی ہنرمند ہیں، ان کی تیار کی ہوئی قالینیں آپ یہاں لاؤ، آپ کو زیادہ منافع ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے کئی سالوں کی خشک سالی ہمارے اوپر باری پڑی ہے اسلحان خاتون، ہم کچھ تیار نہیں کر سکے۔ اسلحان کہتی ہے کچھ دنوں میں یہاں وینس کے لوگ آنے والے ہیں، وہ ترکوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ ان کو بیچنے کے لیے کوئی چیزیں تیار کرو۔ ارطغرل کہتا ہے میں آپ کا احسان کبھی نہیں بھولوں گا اسلحان خاتون، آپ کا بہت شکریہ۔ دوسری طرف ایک آدمی نے کچھ بوڑھے آدمیوں کو غلام بنا کر ایک جگہ باندھا ہوا تھا اور اعلان کرتا ہے جو کوئی بھی ان غلاموں کو خریدنا چاہتا ہے وہ 5 سکوں کے بدلے میں ایک غلام کو خرید سکتا ہے۔ اتنے میں اورال وہاں پہنچتا ہے اور 5 سکے پھینک کر ایک غلام کو خرید لیتا ہے اور پھر اس غلام کو کہتا ہے بھاگو، اگر تم میرے تیروں سے بچ گئے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ وہ غلام بھاگنے لگتا ہے اور اورال اس کا نشانہ لے کر تیر چلا دیتا ہے۔ ارطغرل اور اسلحان بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل غصے سے اورال کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اتنے میں اورال ایک اور غلام خرید لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کی بہن اسلحان فوراً اس کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے اورال بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بہت ہو گیا۔ لیکن اورال دھکا دے کر اسے ایک طرف کر دیتا ہے اور اس غلام کو کہتا ہے بھاگو، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ اسلحان دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ایسا مت کرو۔ ارطغرل بھی کھڑا ہو کر غصے سے اورال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ غلام اٹھ کر بھاگنے لگتا ہے۔ اسلحان اورال کے سامنے کھڑی ہو کر اسے تیر چلانے سے روک رہی تھی، لیکن اورال تیر چلانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی تیر اس غلام تک پہنچتا ہے ارطغرل فوراً اس کو پکڑ کر نیچے کر دیتا ہے اور اپنے خنجر سے تیر کو توڑ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھ کر اورال چونک جاتا ہے۔ پھر ارطغرل اس غلام سے پوچھتا ہے کتنی قیمت لگائی ہے اس نے آپ کی؟ غلام کہتا ہے 5 سکے۔ ارطغرل کہتا ہے میرے ساتھ آؤ۔ غلام کہتا ہے بھائی وہ آدمی مجھے مار دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے کوئی آپ کو چھو بھی نہیں سکتا، میرے ساتھ آؤ۔ دھوندار 5 سکے اس غلام بنانے والے تاجر کو دے دو۔ یہ غلام میرا ہے ارطغرل صاحب، میں نے اسے خرید لیا ہے، تو پھر اسے مجھے بیچ دو۔ اس غلام کے کتنے لوگ ہیں؟ یہ سن کر اورال مسکرانے لگتا ہے۔ دوسری طرف سمن اپنے تہہ خانے میں موجود تھا۔ پھر وہ ایک خط دے کر کہتا ہے یہ خط نقلی ہے۔ پھر وہ اٹھ کر اس آدمی کے پاس جاتا ہے جس کو انہوں نے سلطان علاء الدین کا جاسوس سمجھ کر پکڑا تھا، لیکن وہ آدمی بالکل اپنا منہ نہیں کھول رہا تھا اور انہیں کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا، جس وجہ سے سمن غصے میں آ کر اس پر تشدد کرنے لگتا ہے، لیکن پھر بھی وہ آدمی نہیں بولتا۔
सिमन अपने आदमी से कहता है, अब हमें दूसरे तरीके से पता लगाना पड़ेगा। तुर्क अपने मुर्दों को नहीं छोड़ते, हम इसे मार कर फेंक देंगे और ये जिसके लिए भी काम करता है वो इसे लेने ज़रूर आएगा, फिर हमें इसकी असलियत का पता चल जाएगा। इतने में सिमन का एक आदमी अंदर दाखिल होता है और सिमन को बताता है कि बाजार में एक मसला हो गया है, आपको वहाँ चलना चाहिए। ये सुनकर सिमन फौरन बाहर निकल जाता है। बाहर अर्तुल उराल से पूछ रहा था, इस गुलाम के बदले में कितने सिक्के लोगे? उराल कहता है 10 सिक्के। अर्तुल दुंदार को कहता है, उराल साहब को 10 सिक्के दे दो। दुंदार 10 सिक्के निकाल कर उराल के आगे फेंक देता है। उराल गुस्से में आ जाता है। असलहान उसे कहती है, बहुत हो गया भाई, अब रुक जाओ। उराल सिक्के नहीं उठाता और अपने आदमी के साथ एक तरफ चला जाता है। इतने में सिमन वहाँ पहुँचता है और कहता है, एक बूढ़े गुलाम के लिए 10 सिक्के, वाह, मैं इस अच्छे आदमी के साथ बैठकर खाना खाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी दावत से इनकार नहीं करोगे अर्तुल साहब। अर्तुल कहता है, मैं अपने साथियों के साथ दावत पर आऊँगा। सिमन कहता है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई अर्तुल साहब, आइए। फिर सिमन उनको लेकर अंदर चला जाता है और कहता है, बैठिए अर्तुल साहब। अर्तुल अपने साथियों को एक तरफ जाने का इशारा करता है और खुद सिमन के सामने बैठ जाता है। इतने में सिमन का खास आदमी भी वहाँ से गुजरता है, जिसे अर्तुल गौर से देखता है। अर्तुल के साथी दूसरे मेज़ पर बैठ जाते हैं। इतने में मारिया वहाँ आती है और उनसे पूछती है, बहादुर सिपाही क्या पसंद फरमाएंगे? तुर्गुत कहता है, पानी। मारिया कहती है, सिर्फ पानी? अगर सिमन साहब ने सुना कि मैंने उनके मेहमानों को सिर्फ पानी दिया है तो वो खफा होंगे। तुर्गुत फिर कहता है, हम सिर्फ पानी चाहते हैं। मारिया कहती है, आपकी लंबी जिंदगी हो बहादुर सिपाहियों। फिर वो वहाँ से जाने लगती है तो सिमन उसे बुला लेता है और कहता है, मारिया, पहले हमारे लिए मशरूबात लेकर आओ। दुंदार तुर्गुत को कहता है, ये लड़की मारिया अपनी नजरें आपसे हटा ही नहीं रही थी तुर्गुत भाई। दूसरी तरफ सिमन कहता है, ये बाजार कई सालों से चल रहा है, लेकिन ये पहली दफा है कि किसी आदमी ने गुलाम की जिंदगी के लिए सोना दिया हो। अर्तुल कहता है, मैं कई सालों से सफर कर रहा हूँ, लेकिन ये पहली दफा है कि कोई लुत्फ अंदोज होने के लिए कत्ल कर रहा हो। इतने में मारिया आ जाती है और 2 गिलासों में शरबत डालती है। सिमन कहता है, आपके मुसलमान भाई उराल ने रहम करना नहीं सीखा, अगर आप बीच में ना आते तो मेरे आदमी ज़रूर उसे रोकते। अर्तुल कहता है, मसला जुल्म का नहीं है बल्कि आपके बाजार की तंजीम का है सिमन साहब, ये गरीबों पर जुल्म करने के लिए बना है। सिमन मुस्कुराते हुए कहता है, ताजर के तौर पर सखावत एक अच्छी बात है, मेरे ख्याल में आपको बाजार में दूसरी चीज़ें भी देखनी चाहिए। अर्तुल कहता है, हम तुर्क लोग गरीबों को उम्मीद दिलाना पसंद करते हैं, हम आगे भी आपके बाजार में आते रहेंगे, अब मुझे चलना चाहिए। यह कहकर अर्तुल और उसके साथी बाहर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद मारिया सिमन के पास आकर कहती है, भाई, ऐसा लग रहा है कि तुर्कों में एक ऐसा आदमी सामने आ गया है जिसको आप सोने से नहीं खरीद सकते। सिमन कहता है, अब तक मैं इनके तमाम हीरो जहन्नम में बेच चुका हूँ। यह कहकर सिमन एक तरफ चला जाता है।